जय हिंद। चलिए, तो आयोग के इस एमसीक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और देखिए, अगर आप लोग लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग जैसे संबंधित वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में हम कैग बोलते हैं, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का भारतीय संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है? तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैग संबंधी प्रावधान जो है भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। देखिए, हम एमसीक्यू के साथ कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो कैग है दोस्तों, है ना। कैग की प्रकृति कैसी है? तो कैग की प्रकृति हो जाएगी संवैधानिक, क्योंकि इसका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में प्रावधान किया गया है। तो कैग कैसी प्रकृति का है? तो एक संवैधानिक प्रकृति का है। अदर क्वेश्चनों के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो भाग 15 में अनुच्छेद 511 में जो दिया है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो दिया गया है दोस्तों, उसमें फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उसका प्रावधान किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में दोस्तों हमारे DPSP की बात की गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और भाग 5 में तो हमारे कैग संबंधी प्रावधान दिया ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अधिनियम के तहत सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया? हमारे पास ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही दोस्तों क्या किया गया? कैग को सरकारी नियंत्रक से मुक्त कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया? हमारे पास ऑप्शन है 1858, 26 जनवरी 1950, 1976, 1971। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1976 में लेखांकन से मुक्त कर दिया गया। किसको? कैग को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है कि भारतीय शासन अधिनियम अगर 1919 की बात करें तो 1919 में दोस्तों सरकारी कार्यों के से इनको मुक्त कर दिया गया था। लेकिन अगर लेखांकन जैसे शब्द आ जाए, लेखांकन के कार्यों से कब मुक्त किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1976। और अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए 1958 में सबसे पहले कैग जैसे संस्थाओं का वर्णन किया गया। सबसे पहले कैग की स्थापना 1858 में ही की गई। और 26 जनवरी 1950 को तो पता ही है हमारी भारतीय संविधान लागू हुई थी। तो कैग का जो वर्तमान स्वरूप अगर पूछ दे तो हमारा वर्तमान स्वरूप का आंसर क्या हो जाएगा? अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 26 जनवरी 1950 ही होगा। ठीक, 85 नहीं, मतलब 50 ही, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? संसद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए लोक निधि का अभिभावक इसलिए इनको बोला जाता है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनके कार्यों की अगर हम बात किए हैं, अगले क्वेश्चनों में हम डिस्कस करेंगे कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इनमें से एक कार्य होता है दोस्तों कि जो भारत या राज्य की संचित निधि होती है। कौन? भारत या राज्य की जो संचित निधि होती है दोस्तों, तो उस संचित निधि से कितने धन जा रहा है बाहर, कितने उसमें ऐड हो रहे हैं, और जो धन जा रहा है जिस पर्पज से जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या उसी पर्पज में उपयोग हो रहा है कि नहीं, इन सभी का जो विवरण होता है वो उस पर नियंत्रक कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही उसका सब
देखभाल करता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अभिभावक भी कहते हैं, किसका, लोक नीति का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के कैग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति पद च्युत कर सकता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर नियुक्ति संबंधी प्रावधान देखें तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो ये भी हमारा सच हो जाएगा। राष्ट्रपति पद च्युत कर सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन कर सकता है। कैसे कि अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो पद च्युत भी राष्ट्रपति ही करना चाहिए, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति पद च्युत नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो हटाने की प्रक्रिया है कैग का, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगले है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनका जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ये भी सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये हमारे राष्ट्रपति पद च्युत नहीं करते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के कैग से संबंधित विकल्प को चुनिए। यह एक सदस्यीय संस्था है, अगर देखा जाए तो हाँ है, एक ही सदस्य है। अवकाश प्राप्ति के बाद कैग सरकारी पद का धारण नहीं कर सकता है, ये भी सही है। यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है जो सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण करती है, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए कैग जो होता है एक सदस्यीय संस्था है ना, ये अवकाश प्राप्ति के बाद किसी सरकारी पद पे धारण नहीं करता। देखिए आप लोगों को ये इस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही क्वेश्चन ऑप्शन बन के अदर क्वेश्चन को भी क्रिएट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ऑप्शन की, तो इसमें केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है, हाँ है, कैग ही है सर्वोच्च संस्था लेखांकन की, जो कि सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण करती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहता है। देखिए संसद की एक लोक लेखा समिति होती है जो लेखांकन संबंधी प्रावधान या लेखांकन संबंधी कार्यों को देखती है। तो ऑप्शन हमारे भारत का महान्यायवादी, कैग, महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा कैग। देखिए कैग भी एक क्या है, लेखांकन संस्था है, और जो लेखा समिति भी होती है ये क्या है, एक लेखांकन संबंधी ही मामलों को देखती है। तो लोक लेखा समिति के बैठक में कौन होता है उपस्थित, हमारा कैग होता है। इसीलिए लोक लेखा समिति और कैग को क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। चलिए भारत के कैग का कार्यकाल की अगर बात करें तो इसके कार्यकाल क्या होते हैं दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सीएजी कौन है। प्रथम सीएजी यानी कैग कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर एडवर्ड ड्रमंड। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, वी नरहरि राव, एडमंड ड्रमंड, गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए कि प्रथम सीएजी कौन है, तो आंसर हम लगाएंगे एडमंड ड्रमंड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ देता दोस्तों कि भारत के भारतीय प्रथम कौन सीएजी हुए हैं, तो ये हो जाएंगे वी नरहरि राव। देखिए जब हमारी कैग की स्थापना हुई थी 1858 में, उस टाइम पे जो प्रथम थे वो हमारे कौन थे, एडमंड ड्रमंड जी थे। लेकिन अगर भारतीय की बात किया जाए तो प्रथम भारतीय वी नरहरि राव होंगे, और वर्तमान में देखा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं अभी, और द्रौपदी मुर्मू को तो अब सबको पता ही है हमारी क्या है, राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति भारत के कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। तो अभी हम देख चुके हैं लोक लेखा समिति और कैग समिति जो हैं ये दोनों मिलजुल के कार्य करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति दोस्तों कैग के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कैग का नहीं है।
तो हम कैग के कार्य के संबंध में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या है उनका कार्य। पहला, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, बिल्कुल करता है। जो कैग है दोस्तों वो राज्य से संबंधित भी करता है और केंद्र से संबंधित भी। दूसरा है रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन करना। तीसरा, आकस्मिक निधियों, लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र राज्य सरकारों के लेन देनों की जांच करना और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। तो देखिए हमारा यहाँ पे कार्य नहीं है बात की गई है, तो ये रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन करना। यह गलत बात है। और अदर ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हाँ बिल्कुल राज्य से संबंधी लेखाओं को करता है, आकस्मिक निधियों का भी करता है, लोक लेखा संबंधी जो केंद्र और राज्य सरकारों की लेन देन होती है उसका भी जांच करता है, और जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी लेखाओं की लेखा परीक्षा भी करता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश वाला अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट बन ही जाते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से संबंधित लोक सेवा परीक्षा के एग्जाम देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश महालेखाकार की स्थापना की अगर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन है 75, 1985, 95 और 2000। तो राइट आंसर हो जाएगा 1985। देखिए 1985 में मध्य प्रदेश में महालेखाकार की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश महालेखाकार प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। मैक्सिमम लोग जो नहीं ध्यान देंगे दोस्तों तो ये भोपाल या इंदौर ही लगा के आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक, मध्य प्रदेश महालेखाकार प्रधान का कार्यालय जो है हमारे ग्वालियर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, कैग, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार। देखिए अगर महालेखाकार है तो जो सर्वोच्च संस्था होगी लेखाकार से संबंधित उसी के अधीन कार्य करेगा, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा कैग। कैग जो है वो सर्वोच्च संस्था है किसकी? लेखाकार की। तो मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार है वो कैग के अधीन ही कार्य करता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कैग नहीं रहे हैं। तो देखिए हम जितने भी कैग रहे हैं उनके नाम को एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से, तो ये आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन है शशिकांत शर्मा, वी नरहरि राव, वी एन कौल और पीवी दीक्षित। तो देखिए शशिकांत शर्मा भी हमारे भारत के कैग रह चुके हैं, वी नरहरि तो अभी डिस्कस किए थे, ये पहले थे, वी एन कौल भी रह चुके हैं। पीवी दीक्षित की अगर बात करते हैं तो पीवी दीक्षित कभी भी हमारे भारत के कैग नहीं रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीवी दीक्षित। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों राज्यपाल आ जाए, ठीक, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि जो केंद्र संबंधी होता है उसको राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राज्य संबंधी बात किया जाए तो राज्य संबंधी प्रावधान जो होते हैं लेखा परीक्षक होते हैं उसको किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। ठीक, राज्यपाल को। चलिए हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अब जो कैग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और बनेंगे, जहाँ से बनने का चांस भी है, तो वह उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 से 5 ही हैं हमारे पास, 4 ही हैं। क्यों? क्योंकि 148 से लेकर के ठीक 151 तक कुल 4 अनुच्छेद हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा PDF में गड़बड़ी हो गई है दोस्तों, जहाँ पे 48, 49, 50, 51 है, तो आप सबको पता है 148, 149, 150 और 151 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ ग दिख रहा है दोस्तों, तो ये क्या है? कैग है ना? कैग 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 कैग। तो चलिए 148 में देखा जाए दोस्तों तो कैग के पद की बात की गई है कि हमारे भारत में ये कैग होना चाहिए, ठीक, या कैग पद की स्थापना की बात की गई है। और 149 में की बात की गई है दोस्तों कि जो कैग का कर्तव्य और कार्य शक्तियाँ जो होंगी वो क्या होने वाली हैं, यह अनुच्छेद 149 में दिया है। यह क्वेश्चन 200 बन चुका है। 2019 के PSC में ये क्वेश्चन बना हुआ था
कि कैग संबंधी कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा 149 में। और 150 की बात किया जाए तो संघ एवं राज्यों के खातों के विवरण संबंधी प्रावधान दिया है कि 150 अनुच्छेद का उपयोग करके जो कैग है वो संघ एवं राज्य दोनों के खातों के विवरण देख सकता है। अब लास्ट में जो है, और लास्ट में पता ही है दोस्तों, जो भी अनुच्छेद लास्ट में होती है वो क्या होता है, वो हमेशा प्रतिवेदन से संबंधित ही प्रावधान रखता है। तो हमारे पास कैग के प्रतिवेदन की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 151 में। तो प्रतिवेदन किसको देता है दोस्तों, हम डिस्कस ही कर लिए थे अभी। तो जो हमारे पास कैग है वो क्या करता है, संघ में, ठीक, संघ में और राज्य में। तो राज्य में अगर बात किया जाए तो राज्यपाल यानी गवर्नर को, और संघ में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सौंपता है। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रतिवेदन को संसद में रखवाएगा, और जो राज्यपाल होगा यानी गवर्नर वो किस में करेगा, विधान मंडल में रखवाता है दोस्तों। देखिए, तो ये हमारी रही कैग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से स्वागत है दोस्तों, और हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हमारी मुलाकात ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।